तो हम कल टीच कर रहे थे वैन डर वाल फोर्स, ओके ना। तो दो नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? वैन डर वाल। और वैन डर वाल का जो स्ट्रेंथ होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा वैन डर वाल का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स, strength of van der Waal force, strength of van der Waal force, strength of van der Waal force is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to मास। यानी मास ज्यादा होगा तो वैन डर वाल का वैल्यू क्या होगा? चलो अगर मान लो हमने लिखा F2 और F2, ये नॉन पोलर है, सेम कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन पोलर। कल भी लिख के दिया था, सेम कंपाउंड क्या होते हैं? क्योंकि उसमें पोलैरिटी क्रिएट है, चार्ज क्रिएट होगा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है क्या? तो ए नॉन पोलर के बीच में कौन सा लगेगा? F2 और F2 में कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल। ब्रोमीन और क्लोरीन और क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में कौन सा? वैन डर वाल। सब में कौन सा लग रहा है? वैन डर वाल। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? वैन डर वाल। समझा गया ना? वैन डर वाल किस पे डिपेंड करता है? मास ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? वैन डर वाल। सब चीज वैन डर वाल। अब किसमें वैन डर वाल ज्यादा होगा? आयोडीन में या फ्लोरीन में? क्या ज्यादा होगा? वैन डर वाल होगा ना। तो आयोडीन और आयोडीन के बीच में, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल ज्यादा होगा। तो जब ये आयोडीन के बीच में केवल हम एक लिखा करेंगे। अगर तुम्हें ऑप्शन में भी एक लिख के दिया तो बाय डिफॉल्ट दूसरा क्या लेना है? वही एलिमेंट, वही मॉलिक्यूल्स लेना है। आयोडीन में ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन में, देन क्लोरीन में, देन यानी फ्लोरीन में वैन डर वाल का फोर्स सबसे कम होगा और आयोडीन में ज्यादा होगा। जब वैन डर वाल ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास होंगे। इसी वजह से आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? ज्यादा। तो इनमें वैन डर वाल सब में है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल है और इसमें वीक वैन डर वाल है। इस वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास रहेंगे। और वो किस फेज में एग्जिस्ट हो जाएगा? सॉलिड। थोड़ा सा इसमें वैन डर वाल वीक पड़ेगा। वीक पड़ने की वजह से ये बोलेगा कि हम लिक्विड में ही रहना पसंद करेंगे। किसमें पसंद करेगा? क्यों? क्योंकि इसमें वैन डर वाल ज्यादा भी नहीं लग रहा है और कम भी नहीं। लेकिन इन दोनों में बहुत ही कम वैन डर वाल है, वीक वैन डर वाल, इसलिए किस फेज में हो जाएगा? गैसियस फेज में हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि आयोडीन सॉलिड में क्यों रहना चाहता है? इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल है। क्लोरीन गैसियस या क्लोरीन गैसियस में क्यों रहना चाहता है? वीक वैन डर वाल फोर्स है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स। तो पहले इसको स्ट्रेंथ को लिखो, इसके बाद आगे लिखते हैं। क्या समझ में आया क्या? कोई डाउट है? लिखो, स्ट्रेंथ लिखो। इसको लिख लिए क्या? आज एक्टिव हो, भूख नहीं लगी है क्या? अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आयोडीन I2 लिखना। आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज, आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज बिकॉज स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स विल अप्लाइड। एक तो वैन डर वाल अपने आप में क्या होता है? वीक होता है, लेकिन ये वीक में भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है।
दूसरे से तुलना करें तो वेंट्रवाल बहुत कम होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वेंट्रवाल फोर्स विल अप्लाइड। बाकी लिख लोगे ना, ये लिक्विड में मॉडरेट कंडीशन में होता है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, और फ्लोरी इसमें कम होता, वीक होता है, इसलिए गैसीय स्टेज में होता है। तो ये स्टेट का नाम लिख लेना, पूछा जाता है। कोई डाउट है ना? बात करते हैं इनर्ट गैस। हीलियम और हीलियम में वैन डर वाल, नियॉन और नियॉन में, आर्गन आर्गन में, आर्गन आर्गन में, क्रिप्टन और क्रिप्टन में, जेनॉन और जेनॉन में। अब वैन डर वाल किस में ज्यादा होगा? जेनॉन में, क्योंकि इसका मास क्या है, लिखवा के दिया था ना। तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल किस में होगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और इस वजह से अगर हम, ये तो गैसियस स्टेट में होते हैं, हम चाहते हैं लिक्विफाइड करना। क्या चाहते हैं? लिक्विड बनाना चाहते हैं। तो लिक्विड बनाना है तो मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना होगा। पास पास कौन आसानी से आ जाएगा? कौन जल्दी से पास पास आ जाएगा? मास ज्यादा है तो उसका वैन डर वाल क्या होगा? ज्यादा, ज्यादा होगा तो तुरंत वो पास पास आ जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इजी ऑफ लिक्विफिकेशन, टॉप टू बॉटम क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसको लिख के लिखना, इजी ऑफ लिक्विफिकेशन विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इजी ऑफ लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विफाइड होना। इजी ऑफ लिक्विफिकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Easy of liquefaction will be increased. Easy of liquefaction will be increased from top to bottom. Easy of liquefaction will be increased from, because which force will be increased from top to bottom? Van der Waal force will be increased from top to bottom. लिख लो, because Van der Waal force will be increased from top to bottom. Because Van der Waal force will be increased from top to bottom. अब नेक्स्ट देखना, तो मास ज्यादा रहेगा, मास ज्यादा रहेगा तो वैन डर वाल क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा ना कि नहीं होगा? नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, मान लो हमने लिखा पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, एन पेंटेन है। CH3 CH2 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 और CH3, एन पेंटेन है। तो दिन में ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो जान जाओगे नाम, एन पेंटेन है। अगर हम एक और फॉर्मूला लिखें, ये है एन पेंटेन। एन लिनियर चेन में ऐसे होता है तो एन पेंटेन बोल देते हैं, एन पेंटेन। और एक और हम लिखते हैं CH3 C CH3 CH3 और यहां लिखते हैं CH3। इसको हम अगर नाम लिखना चाहें तो नाम थोड़े दिन में नोमेनक्लेचर में सिखाया जाएगा। अगर नंबरिंग करें तो इसको मिथाइल बोला जाता है। तो 2,2 दो है ना मिथाइल, इसको हम लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल। इसका नाम पहले लिख दिया गया। 2,2 उनका पोजीशन है सेकंड पे लगा हुआ है, 2,2 डाइमिथाइल। अब मीथेन प्रोपेन, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? फॉर्मूला कितने कार्बन है? 5 होगा ना। कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 9 12। अब ध्यान देना, इसका भी फॉर्मूला सेम, इसका भी फॉर्मूला सेम।
तो आगे चल के ये आइसोमेरिज्म बन जाएंगे, फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। अब अगर हम बात करें इसमें कि वैन डर वाल किसमें ज्यादा है, तो वैन डर वाल मास पे डिपेंड करता है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास लिखें तो कार्बन का 12, तो 12 इंटू 5 60, और इसका हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। और इसका भी मास क्या होगा 72। अब तो मास दोनों का क्या आ गया, तो हम कैसे बोलेंगे कि वैन डर वाल किसमें ज्यादा लग रहा है। तो अब अगर मास फेल हो जाए तो स्ट्रक्चर बताएगा। अब सोचो, क्या सोचोगे, मान लो एक मॉलिक्यूल्स है पेंटेन, ये वाला पेंटेन है, और दूसरा भी मॉलिक्यूल्स क्या है पेंटेन। अब इस पेंटेन को इस पेंटेन के साथ अट्रैक्शन करना है, और यहां पर है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। दोनों को इंट्रैक्शन करना है, एक दूसरे के पास आना है, ठीक है। ये है ब्रांच और ये है लीनियर। अब सोचो दो लीनियर एक दूसरे के पास में आएगा या ब्रांच वाला पास में आएगा, लीनियर आएगा ना। लीनियर वाला एक दूसरे के क्या आएंगे, ज्यादा कांटेक्ट में आएगा। या इसका मतलब ये हो गया कि अगर, या ऐसे बोल सकते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो एक दूसरे के ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो एक दूसरे के ज्यादा जब वैन डर वाल मास पे नहीं निकाला जाता है तो ऐसे चेक किया जाता है, तो इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है, तो ब्रांच वाले का एरिया क्या होगा कम होगा, और लीनियर वाला का एरिया क्या होगा। इस वजह से अब यहाँ पर मास नहीं देख के हम ये देखेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल्स कितना एक दूसरे के इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। तो हम ये समझ में आया कि लीनियर है तो इन दोनों के बीच में। अच्छा, दूसरा बात ये है कि ये जो एन पेंटेन है ये अपने आप में क्या है पोलर, सॉरी क्या ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है तो उसमें पोलरिटी डेवलप, चार्ज डेवलप नहीं होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं के बराबर है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बना है तो अगर उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है तो क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। तो ये नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, कौन सा फोर्स लगने वाला है नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में, कौन सा वैन डर वाल फोर्स, कौन सा लगने वाला है नॉन पोलर के बीच में वैन डर वाल। ये भी नॉन पोलर होगा, तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सा लगेगा, तो ये वैन डर वाल लगेगा। तो अब देखना है कि किसमें स्ट्रॉन्ग लगेगा किसमें वीक लगेगा। तो हम ये देखेंगे किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएगा, या हम ये बोल सकते हैं लीनियर अगर होगा तो वो इंटरेक्शन में आएगा। इसका मतलब हमें फाइनल कंक्लूजन ये मिल गया कि मोर एरिया विल कवर इन पेंटेन, दैट्स व्हाई मोर वैन डर वाल फोर्स विल बी अप्लाइड इन पेंटेन। यानी पेंटेन में और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में दोनों में से ज्यादा फोर्स वैन डर वाल किसमें लगेगा, इन पेंटेन में लगेगा ना। तो दोनों में तो वैन डर वाल ही लग रहा है, लेकिन इसमें एरिया ज्यादा कवर हो रहा है, इसके वजह से क्या लगेगा ज्यादा फोर्स लगेगा। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा इंटरेक्शन में रहेंगे, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो तुम पहले ये डायग्राम निकालो, उसके बाद आगे मैं लिखवा रहा हूं। लिख लो पहले एन पेंटेन, और ये दोनों का लिखो और ये दिखाओ उसको कि दोनों नॉन पोलर है, तो फोर्स वैन डर वाल ही लगेगा, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। ये पहले लिख लो, इसके बाद मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। वैन डर वाल फोर्स, वॉल्यूम निकाले कि नहीं निकाले, वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम को देख देख के पढ़ना है। देखो ये इसका वॉल्यूम में इसका क्वेश्चंस भी हैं, पेज नंबर 130 निकालो, लेफ्ट राइट साइड सबसे ऊपर लिखा है एन एग्जांपल एन पेंटेन और 2,2 डाइमिथाइल
लिखा है कि नहीं लिखा है? पेज नंबर है 113। तो ये एग्जांपल्स वहीं का है। तो तुम पहले डायग्राम निकाल लो, स्ट्रक्चर बनाओ दोनों का, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सब कुछ लिखो कि कौन दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, वैन डर वाल लगेगा। अब हम बात करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल लगेगा, क्योंकि इस केस में मास क्या है, सेम है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, चलो आगे लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। लिखो नेक्स्ट, नीचे पॉइंट लिखो, इन पेंटेन more area will be covered by another pentane molecules. That's why a strong van der Waal force will be applied. Then a strong van der Waal force will be applied rather than नीचे पॉइंट लिखो, डाइमिथाइल in 2,2 dimethyl propane has branch structure has branch structure that's why less area will be covered by another molecule 2,2 dimethyl dimethyl propane. Hence weak van der Waal force will be applied. That's why in pentane has more boiling point ब्रैकेट में लिख लेना 309 और बॉइलिंग पॉइंट 82.7 केल्विन। 82.7 केल्विन 282.7 केल्विन। अब फिर से समझो, एन पहला पॉइंट एन पेंटेन नॉन पोलर है, 2,2 डाइमिथाइल क्या है, नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा। अब हमें देखना है कौन स्ट्रॉन्ग है, ये लीनियर है और ये ब्रांच्ड है,
कौन ज्यादा एरिया कवर करेगा? लिनियर। इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। मोर सरफेस एरिया कवर्ड, मोर अट्रैक्शन, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? डाउट बताओ क्यों? किसमें? एन पेंटेन में ज्यादा एरिया कवर होगा या 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में? सब बोलेंगे वही तुम बोलोगे। यहाँ रहते थे, घूमने घूमने जाते क्या तुम लोग? सोच के आते हो। तुम्हारा भविष्य दिख रहा है मुझे। समझ में आ गया ना? कोई डाउट? इसका मतलब ये हुआ कि वैन फोर्स केवल मास पे ही डिपेंड नहीं करेगा, वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करेगा, किस तरह से वो एक दूसरे से अटैच हो रहा है। तो नेक्स्ट पढ़ लेंगे ना, वैन फोर्स विल डिपेंड अपॉन van der Waal force will depend upon mass, surface area, complexity मतलब कितना वो अटैचमेंट है एक दूसरे से, complexity, स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया? पढ़ा डाइपोल, हाइड्रोजन डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल और वैन डर वाल। अब हम नेक्स्ट दो और पढ़ने वाले, तो दो और जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बस नाम वहां पर बताना है। अब मुझे बताओ, अगर पानी के अंदर NaCl को डाल दोगे तो NaCl दो पार्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है ना। हेडिंग डाल, आयंस डाइपोल, आयंस डाइपोल अट्रैक्शन। तो पहले समझ लेना, इसके बाद लिखना। आयंस डाइपोल अट्रैक्शन, केवल हेडिंग डाल के इधर सुनो सारे ध्यान से। आयंस डाइपोल अट्रैक्शन, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम एक कंटेनर में पानी ले लिए, क्या लिए? पानी। इसमें हमने लिया पानी, वाटर, H2O। अब इसके अंदर हम, पहला पॉइंट तो ये कि पानी पोलर होता है, P4 पानी, P4 पानी क्या होता है? इसमें पार्शियल निगेटिव का पार्शियल। अगर तुम NaCl को इसके अंदर डालोगे, NaCl को इसके अंदर डालोगे, क्या होगा? क्या होगा? NaCl क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब Na प्लस परेशान हो जाएगा। क्यों परेशान हो जाएगा? Cl उसको छोड़ के चला गया, तो उस की वजह से उसकी परेशानी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? कंबाइन था, लेकिन उसके साथ क्या कर दिया है? परेशान हो गया। परेशान, और करने में हाथ किसका है? पानी ने किया, दोनों अलग किया है, तो अलग किया है, को दूर करते। तो पानी के अंदर H2O में अगर हम बोले तो पार्शियल पॉजिटिव भी है और पार्शियल निगेटिव भी है। तो सोडियम को बोलेगा तुम परेशान मत हो, पार्शियल निगेटिव है,
पॉजिटिव चारों तरफ घेर लेंगे। एक तरफ प्रेजेंट कर दिया, थोड़ा बहुत इसको फील होगा क्योंकि परेशान था, होगा ना। इसको थोड़ा सा कौन हेल्प किया इसको, थोड़ा हेल्प भी किया। इनके बीच में ऐसा ही हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया था ना, सोडियम को चारों तरफ क्या कर लेता है, वाटर घेर लेता है, घेरने के बाद एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज, जिसको हम बोलते हैं। अब वही चीज फिर से आया, यहाँ पर आज इस टाइम के बीच में और इस वाटर के बीच में हम अट्रैक्शन को देख रहे हैं, और इस आयंस में और इस पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलर सॉल्वेंट होना, इसमें इंट्रैक्शन हुआ है, बॉन्ड तो नहीं बना है लेकिन इंट्रैक्शन हुआ है, और डाउट है, नहीं डाउट है। अब क्या केवल ये सोडियम को हेल्प करेगा, नहीं, क्लोरीन को भी बोलेगा कि तुम भी परेशान हो, पॉजिटिव भी है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव इस तरफ आके इसको घेरने लगेंगे, तो इसके लिए दूर हो, चाहे पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया, आयंस बोला गया था, आयंस में केटाइन भी आता और एनाइन भी आता। यहाँ भी आयंस और पोलर हुआ है, किस नाम से जाना जाएगा, आयंस डाइपोल अट्रैक्शन। आयंस के बीच में और पोलर सॉल्वेंट के बीच में जब अट्रैक्शन होगा, फोर्स इज नोन एज डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आ गया, तो पहले लिखो, व्हेन फोर्स is applied between force of attraction, force of attraction is applied in force of attraction between ions, ions और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना केटाइन और एनाइन, केटाइन और एनाइन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंड पोलर सॉल्वेंट, and polar solvent like water is known as ion dipole attraction। उसके बाद से डायग्राम निकालो पूरा, ये स्टार्टिंग से जैसे जैसे मैं डायग्राम निकालूंगी, यहाँ से लेके वहां तक आयंस डाइपोल। हाँ जी बोलिए। तुम आगे थोड़ा हो गए अनस्टेबल हो गए ना। अब ये दुनिया के कोई भी चीज नहीं चाहता कि हमारे ऊपर क्या है, चार्ज है, चार्ज एक बोझ की तरह है, ये तुम्हारे पे 5 किलो बोझ लग दिया जाएगा, जिंदगी में उसी को उठा के रखो, तो ये इसके बोझ की तरह है, चार्ज नहीं चाहिए, और ये दोनों मिल भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक बिलियन है। कौन बिलियन का काम कर रहा है, पानी।
लिए क्या, अब ध्यान देना, अब हम इसका स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि कौन ज्यादा इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, में ज्यादा होगा। तो हम बात करेंगे स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का जब हम बात करेंगे तो पॉइंट में ये लिखेंगे कि केटाइन केटाइन छोटा, जितना छोटा होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स उसको क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा घेरेंगे, तो इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा नहीं होगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो उसमें स्ट्रेंथ। स्मॉलर
तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले थे वो है आयंस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। ए आयंस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। अब ध्यान देना यहां पे, अगर मैं इसमें सोडियम प्लस को डिजोल्व कर दूं और यहां है बेंजीन, यहां है बेंजीन, तो पहले बेंजीन के बारे में देख लेते हैं। C6H6 होता है और बेंजीन अभी अभी बोला हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं। क्या होगा ये? नॉन पोलर, ये होगा नॉन पोलर। अब सोडियम प्लस इस लिक्विड के अंदर, बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं होगा और बेंजीन इसको अगर घेरना भी चाहे तो जल्दी घेर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं घेर पाएंगे? क्योंकि ये नॉन पोलर है, क्योंकि केटायन को नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा ना, इसमें चार्ज है ही नहीं। नॉन पोलर मतलब नो चार्ज, नॉन पोलर मतलब नो चार्ज। तो जब चार्ज है ही नहीं तो इसको घेर नहीं पाएगा, नहीं पाएगा तो ये इसको इंड्यूस करेगा कि तुम चार्ज क्रिएट करो, क्योंकि हम परेशान हैं। तो ये बेंजीन को ये चार्ज क्रिएट करवाएगा, इंड्यूस करवाएगा, और जब थोड़ा बहुत इंड्यूस करवाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी आयंस और नॉन पोलर के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलेंगे? आयंस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड बिटवीन, force of attraction is applied between, force of attraction is applied between, force of attraction is applied between ions, applied between ions and non-polar molecules, and non-polar molecules, and non-polar molecules is known as ions induced dipole attraction, is known as ions induced dipole attraction। अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? Na प्लस प्लस बेंजीन, Na प्लस प्लस बेंजीन, या मान लो हमने लिया NO3 माइनस प्लस आयोडीन, आयोडीन नॉन पोलर है और ये चार्ज है, तो एग्जाम्पल लिख लेना Na प्लस बेंजीन और NO3 माइनस प्लस आयोडीन। ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो लास्ट। अगर आयनिक क्रिस्टलाइजेशन है तो आयनिक क्रिस्टलाइजेशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो एनर्जी होता है बॉन्ड को तोड़ने में, वो 500 किलो जूल पर मोल से लेके 1000 किलो जूल पर मोल देना पड़ता है। तो लिख लेना इन आयनिक क्रिस्टलाइजेशन, इन आयनिक क्रिस्टलाइजेशन, इन आयनिक क्रिस्टलाइजेशन, in ionic crystallization bond dissociation energy is, bond dissociation energy is 500 kilojoule, 500 kilojoule to 1000 kilojoule per mole, 1000 kilojoule per mole। अब सब अपने वॉल्यूम ओपन करना। अब मैं यहाँ पेज नंबर लिखा हूं और क्वेश्चन नंबर, तुम अभी का अभी अटेम्प्ट करो और आंसर देख के अटेम्प्ट नहीं लेना है। तुम आंसर लिखो बिना देखे हुए, उसके बाद आंसर चेक करो कि हमारा आंसर सही है नहीं। 138, 124,
141, 125, ये इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो अभी के अभी, और आंसर देख के मत बनाना, पहले इसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आए उसको थ्योरी के पास देखो, तो उसको चेक करो कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको नोटबुक में राइट डाउन करना, वैन डर वाल्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 6 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर के पावर 6, एंड डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, जितना पास होगा उतना ही ज्यादा होगा, पास वाले में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना? अगर डिस्टेंस आर है, अब डिस्टेंस को डबल कर दिया गया तो दूर चला गया तो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2 के पावर 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस डबल कर दिया गया, डिस्टेंस को डबल किया गया तो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2 के पावर 6 टाइम्स। होगा नहीं होगा? राइट डाउन हेडिंग मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। इसमें लिखना मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मास, वॉल्यूम, pressure and temperature are measurable properties of gas. Mass, pressure and volume are measurable properties of gas. अब ध्यान देना, पहला लिखना टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है, अब टेम्परेचर में और हीट में क्या डिफरेंस है? टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है? टेम्परेचर जो है वो कोल्डनेस और हॉटनेस को मेजर करता है। तो लिखना टेम्परेचर मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, where heat is a form of energy, where heat is a form of energy, where heat is a form of energy, where heat is a form of energy। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर इज मेजर इन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। टेम्परेचर इज मेजर एट सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अगर हमें केल्विन में बदलना है तो जितना डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा उसमें हम 273 अगर ऐड कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? केल्विन में। तो फिजिक्स में और भी कन्वर्जन आते हैं, फारेनहाइट वगैरह आता है, तो हमें केमिस्ट्री में मेन केल्विन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे मान लो एग्जांपल्स के तौर पे ले कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री अगर है तो हमें केल्विन में चाहिए, तो केल्विन में क्या हो जाएगा?
273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। अगर मान लो हमसे बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में क्या होगा, तो 273 में 0 ऐड कर देंगे, 273 केल्विन हो जाएगा। इसको लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितने डिग्री को बोला जाएगा? देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो 0 केल्विन को बोला जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस। इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। 0 केल्विन बोलो या -273 डिग्री सेल्सियस बोलो। अब सोचो कि अगर कोई गैस -273 डिग्री पे है, -273 डिग्री सेल्सियस पे, अगर 0 डिग्री पे आ जाता है तो वाटर लिक्विड क्या होने लगते हैं? आइस बनने लगते हैं। जब -273 डिग्री अगर हो जाएगा, सोचो कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोई भी सब्सटेंस हो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन भी नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? अब हम अगर नेक्स्ट बोले तो उसमें अगर वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, यानी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का मोशन बिल्कुल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा वो फ्रीज हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मॉलिक्यूल्स मोशन ही नहीं करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर उस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में जब गैस गैस नहीं रहेगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एनी गैस वॉल्यूम विल बी 0, प्रेशर विल बी 0, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टॉप हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वॉल्यूम का। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना वॉल्यूम। मान लो एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में अगर हम गैस को फिलअप कर दें तो गैस को जिस कंटेनर में फिलअप करोगे उतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। मान लो ये रूम है, इस रूम को पूरा पैक कर दो और इसमें
कहीं से गैस बाहर ना निकले और इसके अंदर गैस भर दो, ऐसा तो होगा नहीं ना कि इस कॉर्नर पे गैस नहीं आएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा गैस, यानी उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, इस रूम के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? इस केस में हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम उस गैस का ही हम लेंगे। यानी कंटेनर मान लो 5 लीटर का है और उसमें गैस भर दिया गया, तो गैस का भी वॉल्यूम हम किस में लेंगे, 5 लीटर ही लेंगे। समझ में आ गया? अब जो वॉल्यूम का कैसे कैसे मेजर किया जाता है, तो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम लीटर में मेजर किया जाता है, एमएल में मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका एक दूसरे में कन्वर्जन। तो जो वॉल्यूम होता है उसका जो यूनिट होगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होगा इसका एसआई यूनिट वो होता है मीटर क्यूब में, ये होता है मीटर क्यूब में। अब हम एक दूसरे में कन्वर्जन देखते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम 1 लीटर ले तो 1 लीटर में कितना एमएल हो जाएगा, 1000 एमएल होता है। समझ में आ गया? जितना एमएल होगा उतना ही सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इसको शॉर्टकट में सीसी भी लिखा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 एमएल में 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 1 एमएल बोलो, बात एक ही है। अब 1 लीटर बोलो या 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो, बात एक ही है। अब ध्यान देना, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? और 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एमएल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। एमएल के बदले क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर में, तो ये हमें जब बाद में हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये हमें कन्वर्जन का यूज पड़ेगा। तो हर चीज हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब अभी अभी तुम स्टैचोमेट्री में पढ़ के आए, 1 मोल कोई गैस है एसटीपी पर, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर। तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये रहा वॉल्यूम के बारे में, तो हमने वॉल्यूम देखा, लिख लिए, और हमने टेम्परेचर देखा। अब नेक्स्ट है प्रेशर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, अब मान लो एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर हम अगर गैस को भर दिए, अब ये गैस जो होता है वो इस वाल से टकराता है। जैसे मान लो बलून्स हमने फिलअप, बलून्स को भर दिया, बलून्स के अंदर एयर जो होता है, बलून के जो एयर होंगे वो इस वाल से क्या होगा, कोलाइड होता है, कोलिजन होता है, और इस कोलिजन के वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। इसमें लिखना, when gaseous molecules when gaseous molecules when gaseous molecules collide with
when gaseous molecules collide with wall of container, collide with wall of container, then pressure will create, then pressure will create. अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तुम जो चश्मा पहनते तो जो नाक के पास उसका नाक के पास एक ब्रोड लगाया रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा? जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, इसीलिए वो ब्रोड बनाया जाता है ताकि प्रेशर क्या लगे, कम लगे। समझ में आया क्या? तो चश्मा इसीलिए, चश्मा के पास जो नाक के पास होता है वो ब्रोड इसीलिए बनाया जाता है ताकि एरिया वहां ज्यादा किया जाता है। एरिया ज्यादा करने से प्रेशर क्या होता है, कम। ये तो चश्मा लगाते हैं तो दाग हो जाएंगे वहां। समझ में आया क्या? अगर हम इसका यूनिट के बारे में बात करें कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और एरिया का यूनिट तो हम इसको बोल सकते हैं, इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्या होगा इसका यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको में लिख लेना। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, तो यहां लिख लेना एसआई सिस्टम। अब नेक्स्ट इसका और यूनिट देखो क्या क्या हो सकता है। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर एसआई यूनिट बोलेगा तो हम पास्कल बोलेंगे। तो हम प्रेशर को एसआई यूनिट में अगर मेजर करना है तो पास्कल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता ही है, पास्कल भी होता है। अब हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर किया जाता है। जैसे हम यहां खड़े हैं तो हमारे ऊपर एयर का दबाव लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, हम इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एटीएम, और यही सबसे ज्यादा हमें काम का है, यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नेक्स्ट जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद टॉर होता है, TORR, टॉर। टॉर के बाद इसको मेजर किया था बार में। नेक्स्ट जो होता है समथिंग, कोई भी नंबर लिख दो, जैसे हमने लिखा 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो इतना प्रेशर का यूनिट हो सकता है। न्यूटन या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का इतना यूनिट हम लिख सकते हैं। प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में, एटीएम में, और में, बार में, mm ऑफ मर्क्यूरी जो बैरोमीटर होता है उसमें भी हम मेजर कर सकते हैं, और सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। कल इसमें सिखाएंगे एक दूसरे में कन्वर्जन करना, दूसरे में नहीं, मेन हमारा जो है वो क्या है, एटीएम में कैसे कन्वर्ट करके लाया जाए। तो कल एटीएम में कन्वर्जन बताएंगे, ठीक है। समझ में आएगा ये? फिर कल से लॉ स्टार्ट करेंगे, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक लॉ।